कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कंपैरिजन बिटवीन कूलम्ब्स लॉ एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिटेल से पिछले लेक्चर में पढ़ा है, स्केलर लॉ और स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म में। अब हम लोग बात करेंगे कि कूलम्ब्स लॉ और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के बीच में क्या समानताएं हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से कूलम्ब्स लॉ और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ को जान लेते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं और कूलम्ब्स लॉ अभी आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इनका दोनों का। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ की। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ कहता है कि इफ 2 point charges are separated by a small distance or any distance r and the magnitude of both the charges is q1 and q2, then the force of attraction or repulsion is directly proportional to the magnitude of point charges. F is proportional to q1, F is proportional to q2 and F is inversely proportional to the square of the distance between both the point charges. तो square of the distance क्या हो जाएगा? 1/r²। ठीक है, तो इनको कंबाइन करने पे हमको स्टेटमेंट क्या मिलती है? F is proportional to q1 q2 by r²। यहां से हम क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो हमको पता है कि एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है जिसको हम k से डिनोट करते हैं, k q1 q2 by r²। यहां पर अगर मान लीजिए कि ये दोनों पॉइंट चार्ज वैक्यूम में रखे हुए हैं तो इस k की जगह पे हम जो क्वांटिटी यूज करते हैं उसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां पर एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। यहाँ पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी की जगह पे परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम आ जाएगा। उस मीडियम की परमिटिविटी जितनी होगी वहां पर आ जाएगी जिस मीडियम में ये दोनों पॉइंट चार्ज रखे होंगे। दूसरा, यहां पर हम लोग जानते हैं कि अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो कि स्पेस में रखे हुए हैं और इनके अंदर मास है तो क्या करेंगे, ये दोनों ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस लॉ को सबसे पहले न्यूटन ने बताया था, इस वजह से इस लॉ का क्या नाम है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन two objects which have mass is directly proportional to the magnitude of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them। इन दोनों के सेंटर से जो इनकी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इन तीनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी m1 m2 by r²। और यहां पर जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम g से डिनोट करते हैं, g m1 m2 by r²। यहां पर g जो है उसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 into 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9.0 into 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गए होंगे आपको। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या है? इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू objects which have mass is directly proportional to the magnitude of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, whereas Coulomb's law states that the force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the magnitude of
their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो यहाँ पर दो चीजें हमको, दोनों लॉ तो हमको पता चल गया कि दोनों लॉ क्या है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों लॉज के बीच में सिमिलैरिटी क्या क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन दोनों लॉज के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन कूलम्स लॉ एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही लॉ जो है वो, एक जो है कूलम्स लॉ आपको क्या बताता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताता है, जबकि ग्रेविटेशनल लॉ आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बता सकता है। तो यहां पर हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे सिमिलैरिटी बिटवीन कूलम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सिमिलैरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं सिमिलैरिटी बिटवीन gravitational force and electrostatic force, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सिमिलैरिटी बिटवीन कूलम्स लॉ एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। आपको जो अच्छा लगे, आप दोनों में से कोई भी टॉपिक, आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उस तरीके से आप आंसर यहां पर दे देंगे। सबसे पहले जो इनके बीच में सिमिलैरिटी है वो है इनके एक्सप्रेशन की। सिमिलैरिटी between their expressions, इन दोनों लॉज में या इन दोनों फोर्सेस के जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं, Fe यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। और यहां पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो फॉर्मूला देते हैं G m1m2 by r²। तो यहां पर एक कांस्टेंट है, यहां पर एक कांस्टेंट है, यहां पर ये दोनों मैग्नीट्यूड जिनके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां पर ये दोनों मैग्नीट्यूड जो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये पहली सिमिलैरिटी हो गई कि इनके एक्सप्रेशन के अंदर हमको एक सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। दूसरा जो है इनके बीच में सिमिलैरिटी और क्या हो सकती है, ये दोनों लॉज जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। बोथ लॉज फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। कैसे फॉलो करते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। यहां पर चार्ज के बीच की डिस्टेंस हो रही है, यहां पर ऑब्जेक्ट यानी कि मास पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस की बात हो रही है। तो यहां पर हम दोनों में ही देख रहे हैं, दोनों ही केस में, कि दोनों लॉ जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तीसरी जो इनके अंदर सिमिलैरिटी है वो ये कह सकते हैं हम कि both are central and conservative forces। दोनों के दोनों लॉ जो है वो सेंट्रल है और कंजर्वेटिव फोर्सेस है। सबसे पहले समझते हैं कि ये सेंट्रल से क्या मतलब है। यहां पर देखिए ये दोनों क्या है, पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज पे ही इसकी वैल्यू को हमको देखना है। या फिर हमने आपको ये बताया था कि जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी तो थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट भी जो है पॉइंट चार्ज की तरीके से बिहेव करेगा, तो ऐसा लगेगा कि उसका सारा का सारा चार्ज जो है उसके सेंटर पे सिचुएटेड है। इसलिए इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम सेंटर से मेजर करते हैं। जबकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की भी अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके बीच की डिस्टेंस को यहाँ पर मेजर किया जाता है। इसलिए दोनों फोर्सेस को हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रल फोर्सेस कह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कंजर्वेटिव फोर्सेस से क्या मतलब है, तो ऐसे फोर्सेस जो कि पाथ डिपेंडेंट होते हैं उनको हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों फोर्स जो हैं वो पाथ डिपेंडेंट हैं, इसलिए ये दोनों के दोनों क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं।
इसके अलावा और चौथी जो है सिमिलैरिटी हम कह सकते हैं, कहने को तो बहुत सारी है, इसके अंदर सिमिलैरिटी कह सकते हैं, लेकिन एक और कह देते हैं कि बोथ वर्क इन वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम में भी ये दोनों फोर्स जो है वर्क करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी है। तो ये जो हो गई, ये हो गई आपकी सिमिलरिटी बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एज वेल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या क्या सिमिलरिटी होगी। अब हम लोग बात करेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या है। तो ये चारों आपको पता होने चाहिए कि इनके बीच में सिमिलरिटी क्या है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको मिटा देता हूं मैं, आप लोग इसको अगर नोट करना चाहें तो पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इनके बीच के डिफरेंस की, ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या क्या डिफरेंसेस है बच्चों। सबसे पहला जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, जब इनकी स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या है स्टेटमेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का? इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू masses इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो पहली लाइन आ रही है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये यहां पर हमको ये बता देता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। वेयर एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, ठीक है। ये जो है अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। अगर अपोजिट चार्जेस हैं या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? तो दूसरा डिफरेंस ये है कि एक ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशनल फोर्स doesn't depend upon the medium, ठीक है। किसी भी मीडियम में आप रखें, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर होता है। m की वैल्यू अगर यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट को हम चेंज नहीं कर रहे हैं और उन्हीं ऑब्जेक्ट को अलग अलग मीडियम्स में रखा जा रहा है और उनके बीच की डिस्टेंस को कांस्टेंट, यानी कि इस वैल्यू को अगर कांस्टेंट रखा जाए और मीडियम हम बदलते रहे तो g की वैल्यू चेंज नहीं होती है। हर जगह पे g की वैल्यू 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा क्या होता है, वो मीडियम पे इंडिपेंडेंट होता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। जबकि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो ये मीडियम पे डिपेंड होता है। अभी हमने आपको बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर एप्सिलॉन नॉट जब हम तभी लेते हैं, ये वैल्यू 9.0 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू हम तभी लेंगे जब दोनों चार्ज जो है वो कहां रखे गए हों, वैक्यूम में रखे गए हों, फ्री स्पेस में रखे गए हों। अगर इनको किसी दूसरे मीडियम में रखा जाएगा तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन m आ जाता है और इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। इसलिए ये मीडियम पे डिपेंड करता है और इसकी डिपेंडेंसी मीडियम पे होने की वजह से इसकी वैल्यू जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स depends upon medium,
अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट जो है इनके बीच में डिफरेंस की बात करें, तो अगला डिफरेंस हम कह सकते हैं कि ये जो है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज पे। इट डिपेंड्स अपॉन चार्ज, वेयर एज ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास। ये जो है मास पे डिपेंड करता है। अगला इसके बीच में अगर हम डिफरेंस देखना चाहते हैं तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो सकता है? सबसे पहला डिफरेंस ये हो सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इसकी वैल्यू हमेशा जो है वो ग्रेटर होती है और इसकी वैल्यू जो होगी लेस होगी। अगर एक चार्ज बॉडी को हम लेते हैं, अगर हम किन्हीं बहुत ही, अब ये डिपेंड करता है, देखो ये चार्ज पे डिपेंड करता है, ये मास पे डिपेंड करता है। तो क्या होता है कि अगर कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है और अगर हम उनपे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू को मेजर करें तो हम देखते हैं कि ऑलवेज ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कम होती है। लेकिन यहां पर भी एक दिक्कत है कि इसकी वैल्यू जो है, अगर मान लीजिए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो ये हमेशा, ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं होगा कि हमेशा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कम होगी। डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज कितना है, चार्ज के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। इस वजह से इसकी वैल्यू जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू जो है वो क्या होती है? वो जीरो भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा हो, ठीक है। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे या फिर एटॉमिक लेवल पे देखें, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। उसकी आपस में कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो ना के बराबर होगा उनके बीच में लगने वाले रिपल्शन से, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब उसके बाद एक और डिफरेंस यहाँ पर हम इसके बीच में कह सकते हैं फोर्थ, कि क्या कहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक मैं भूल गया। अच्छा चलिए, याद आएगा तो आपको बता देता हूं। चलिए इसको कंपेयर करके देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो वैल्यू कितनी, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.01 इंटू 10 के पावर -31 kg, ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, ठीक। मान लेते हैं कि कोई दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, किसी भी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पर अगर हम सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो यहां पर इसकी वैल्यू मान लीजिए कि वैक्यूम में रखा हुआ है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 की जगह पे e² अपॉन r², ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10 के पावर 9 इंटू E की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई r²। इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करें। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? G m1 m2, तो ये हो जाएगा me² अपॉन r², इसके इक्वल हो जाएगी। me² क्यों कर रहा है? क्योंकि दोनों का मास जो होगा वो me और me होगा, तो me इंटू me क्या हो जाएगा? m1 m2 की जगह पे me² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 6.67 इंटू 10 के पावर -11 इंटू 9.01 इंटू 10 के पावर -31 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r²। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लें और इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो Fe अपॉन Fg की वैल्यू को अगर कैलकुलेट करें हम
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 का स्क्वायर, यानी कि इसको माइनस 38 लिख सकते हैं। और क्या है वैल्यू 6.67 इंटू 10 के पावर 11 माइनस 11 इंटू 9.01 इंटू 9.01 इंटू 10 के पावर माइनस 62 अपॉन आर स्क्वायर दोनों का आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आर स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा। तो यहां पर देखिए आप, ये जो वैल्यूज हैं इनको अभी हम इग्नोर करके चलते हैं। हम केवल जो 10 की पावर्स है केवल इसकी वैल्यू देखते हैं। क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 10 के पावर 9 है, यहाँ पर 10 के पावर माइनस 38 है, ठीक है। यहाँ पर 10 के पावर माइनस 11 है, यहाँ पर माइनस 62 है। ये ऊपर जाएगा तो ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। और ये सारी की सारी 10 की पावर्स जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 9 माइनस 38 प्लस 11 माइनस 62 का प्लस 62 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें, अगर इन वैल्यूज को छोड़ देते हैं, जो ये पॉइंट वाली वैल्यू है अभी को छोड़ देते हैं, अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू जितनी भी आएगी उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप 10 की पावर बहुत ज्यादा आने वाली है। 62 और प्लस 20 यहाँ पर कितना हो जाएगा 82 माइनस 38 करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 माइनस 3, यानी कि हो जाएगा ये 4। तो लगभग माइनस 44 आ रहा है। इन सब की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 10 के पावर 40 इतने टाइम्स अधिक होगा FeFg के, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो 10 के पावर 40 टाइम्स ग्रेटर है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि यहां पर अगर हम एटॉमिक लेवल पे इन दोनों फोर्सेस का आपस में कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। लेकिन वहां पर जरूरी ये है कि दोनों जो हम पॉइंट चार्ज जो ले रहे हैं वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए उसके ऊपर चार्ज होना चाहिए। अगर चार्ज नहीं है तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। जो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप लोगों को इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेरी हुए उसे आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद।